धरती के समानांतर एक लोक था, पर उसकी रोशनी, उसकी नब्जें और उसके नियम अलग थे। लोग यहाँ जादू की चर्चा कम करते, पर अपने भीतर के प्राण धर्म को नापते और उसका कुशल इस्तेमाल ही सत्ता के दरवाजे खोलता। जो इसकी गहराई पकड़ लेता, वही तय करता कि किसको राह मिलेगी और किसे पीछे रहना है। इस लोक का नाम सदा से आर्यमंडल कहा गया था। उसकी भूमि पर कई राज्यों ने सत्ता पुनीत की थी। इनके बीच सबसे पुराना था विक्रम राज्य। विक्रम राज्य का सबसे बड़ा नगर था सूर्यापुरी, जहां हर चौक पर तलवारों की चमक, मंत्रों की खनक और शासकों के झंडों की रोशनी दिखती थी। सूर्यापुरी के मध्य में एक चौड़ा समतल मैदान था, लोग उसे सिर्फ मंच कहते थे। वहीं खड़ा था ऊंचा काला पत्थर तेजस स्तंभ। कहा जाता था, इस स्तंभ के ऊपर 9 अंकित चिन्ह थे, हर चिन्ह साधक के भीतर छिपी सीमा बताता। ऊपर पहुंचकर जो नव ज्योति भांप लेता, वह आदिशक्ति की श्रेणी में दर्ज हो जाता। आज का दिन भीड़ भाड़ और सरगर्मियों से भरा था। लोग आते आते अपने अंदाज में चीखते, तंज करते और कुछ शौकिया जिज्ञासा के साथ देखते। पर एक नाम था जो दिल में धड़कन बना रहता, विवेक। कुछ लोग उसे आदर से पुकारते, कुछ हंसी में उड़ा देते। 3 साल पहले उसने एक चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। 10 वर्ष की उम्र में उसने स्तंभ के ऊपरी चिन्ह को छुआ था। पर किस्मत ने फिर पलटी मारी। किसी रहस्यमयी घटना ने उसकी प्रगति रोक दी और वह वापस उतरकर वही तीसरे चिन्ह पर आ गया। विवेक का मन आज फिर कठोर था। उसने सुबह से पर्वत की चोटियों पर साधना की, ठंड और तप के साहस के साथ। अब उसने अपनी उंगली स्तंभ के ऊपर रखी और अंदर से कहा, 3 साल की मेहनत, न जाने कितनी रातें जलाई, आज मैं उठकर दिखाऊंगा। मैं शून्य नहीं रहूंगा। उद्घोषक की आवाज मैदान में गूंजी, अगला नाम विवेक। विवेक ने कदम बढ़ाए। स्तंभ के पास पहुंचकर उसने आंखें बंद कर लीं। उसकी यादों की धुंधले तस्वीरें लौटी, गुरु की कठोर आवाज, अंधेरी गुफाओं में घंटों का अभ्यास, उस रात की चहक जब उसने पहली बार ऊपरी चिन्ह को छू लिया था। फिर अचानक से घटा काल, एक ऐसा दिन जब उसके अंदर का प्रकाश फीका पड़ गया और वह गिरकर तीसरे चिन्ह पर स्थिर हो गया। उस घटना की परतें अभी तक खुली नहीं थीं। हथेली रखते ही स्तंभ ने अपना मौन तोड़ा, गूंजती, बिल्कुल वैसी ही आवाज जिसे सुनकर कई बार लोग हिल गए थे। तीसरा चिन्ह, शक्ति क्षीण, विवेक का प्रदर्शन निराशाजनक। जैसे ही शब्द निकले, विवेक का शरीर सुन्न सा हो गया। उसने कुछ बार अपनी हथेली हिलाई, लेकिन स्तंभ की गवाही वैसी ही थी। भीड़ से आवाजें आईं, कटु, ठंडी, तीखी। देखो तो, वही तीसरी जीती। 3 साल से अटका हुआ। बाबा का नाम ही काम आता है, वरना कब का बाहर का कर दिया गया होता। विवेक के गले में एक गांठ बनी। वह पीछे हटने लगा। तभी भीड़ के बीच से एक लड़की निकली, छोटी, चपटी सी आंखों में गहरी सहानुभूति माया। बचपन की दोस्त, पास की बस्ती की लड़की, जो घर घर जाके विवेक के लिए खाद्य और औषधियां लाती। उसने बिना आवाज किए उसका कंधा थामा और बोली, लोगों को सुनकर गिरना मत, तुम्हें बेहतर पता है तुम किस तरह से बढ़ना चाहते हो। विवेक ने उसके हाथ को महसूस किया। एक पल के लिए मन को कुछ शीतलता मिली। पर अंदर एक प्रश्न पेचीदा था, क्यों उसकी शक्ति 3 वर्षों से आगे नहीं बढ़ी। क्या ये केवल अभ्यास का प्रश्न था, या कुछ और कोई छिपा हुआ कारण। शाम ढलते ढलते वे दोनों शौर्य प्रासाद की ओर बढ़े, वह किला जहां विवेक का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी रहा था। इस प्रासाद की एक लंबी परंपरा थी। यहाँ के लोग वीरक नामक समूह के नेता थे। वीरक अपने आप में सम्मान के पावे थे, सत्य, पर राजनीति के कटु खेलों से अछूते नहीं। प्रासाद के विशाल हॉल में विवेक के पिता राघव कुछ बुजुर्ग सीनियरों के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर आज कुछ सोच थी, मगर जैसे ही उन्होंने विवेक का चेहरा देखा, उनकी कठोरता फिसल गई और पिता का स्नेह छा गया। उन्होंने बेटे को गले से लगाकर कहा, बेटा, हार मत मान। अगली बार तुम्हारा नाम गूंजेगा। पर तभी हॉल के द्वार पर एक ठंडे कदमों की आहट गूंजी। एक स्त्री ने प्रवेश किया, लंबी, गगनसी चाल में परिशीलन और चेहरे पर अप्रतिम आत्मविश्वास। उसका नाम था मैत्रेयी घोष। मैत्रेयी के पुश्तैनी वंश ने राज्य में वर्षों तक सेनाओं के साथ नीतियों में भी पकड़ रखी थी। वह नवोदय नामक तेज संघ की प्रमुख बनने वाली थी। मैत्रेयी का आना अचानक था। उसने अपने अंगरक्षकों को संकेत किया और वे एक सूती सा हरा संदूक लेकर आए। संदूक खुलते ही भीतर से झलकते छोटे छोटे बैंकों में राजसी तरल चमक रहा था, निर्जर अमृत। मैत्रेयी ने बिना किसी नाटकीयता के कहा, मुझे बताया गया है कि विवेक पुनः बढ़ नहीं पाया। मैंने यह अमृत लाया है, यह उसकी खोई ऊर्जा लौटाने व सबल करने में सहायक होगा। राघव मुस्कुराकर बोले, हम किसी भी बाहरी चीज को बिना जांचे स्वीकार नहीं करते। और तुम जानते होंगी, 9वीं ज्योति से नीचे वाले के लिए यह अमृत विपरीत परिणाम भी दे सकता है। मैत्रेयी की आंखें ठंडी थीं। विवेक का नाम नगर में चर्चा का विषय बन रहा है। इसकी शान प्रति घटी है। मैं इसे बस यहाँ छोड़ने नहीं आई, मैं एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। हॉल में सब चकित थे। मैत्रेयी ने कहा, हमारे वंशों ने एक बार तय किया था कि मेरी और विवेक की बॉन्ड एक अलंकार होगा, पर अब मैं चाहती हूँ कि वह रिश्ता टूटे। ये सुनकर हॉल में खामोशी छा गई। राघव का चेहरा कठोर हुआ, ये रिश्ता हमारे बुजुर्गों ने जोड़ा था, इसे बदलना गंभीर बात है। मैत्रेयी ने बिना झिझक कहा, तब और अब अलग हैं।
मैं नवोदय के प्रमुख बनूंगी, उस पद के लिए किसी कमजोरी का वजन मेरा साथ नहीं देगा। विवेक 3 साल से रुका हुआ है, मैं उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। विवेक के भीतर क्रोध भड़क उठा। उसने तत्काल कहा, ठीक है, अगर तुम्हें रिश्ता टूटवाना है तो ठीक है, पर मैं एक शर्त रखता हूँ। पहले हमारी शादी होगी, फिर मैं स्वेच्छा से तलाक दूंगा ताकि बदनामी दोनों परिवारों की हो। मैत्रेयी ने उसके प्रस्ताव पर पर्दा सा उठाया, तुम क्या सोचते हो इससे तुम्हें सम्मान मिलेगा? विवेक ने अपना स्वर ठंडा करते हुए कहा, जब तुम अपमान उछाल रही हो तो क्यों न वह अपमान बांटा जाए। यहाँ बात बदले स्वर में निकलकर तेज हो गई। फिर मैत्रेयी ने, जो पहले से ही परखे हुए चालों की माहिर थी, समाधान निकाला, ठीक है, चलो इसे खेल की तरह तय करते हैं। 3 वर्षों के लिए समय दो। 3 वर्षों के बाद हम आमने सामने खड़े होंगे, न केवल शक्ति में, पर बुद्धि, नीति और मनोबल में भी। यदि मैं जीती तो संबंध तुरंत समाप्त होगा। यदि तुम जीतते हो तो तुम्हारे अनुसार होगा। ये शर्त सुनते ही समूचा हॉल उछल गया। कुछ लोग सहमति में थे, कुछ हैरान। राघव की आंतरिक लड़ाई थी, संस्कार बनाम पुत्र की प्रतिष्ठा। मैत्रेयी के चेहरे पर ठंडी जीत थी, उसकी चाल सफल दिखी। विवेक ने गहरी सांस ली। उसका मन उथल पुथल से भरा था, पर अंदर एक नया संकल्प भी जग उठा। यदि वह हार गया तो क्या खोएगा? सब कुछ। यदि जीत गया तो सब कुछ वापस पाएगा। उसने आखिरी बार अपने भीतर झांका। वह जानता था कि केवल साधना ही क्या कारण नहीं, कहीं कोई परत छिपी थी जो उसकी प्रगति रोक रही थी, एक ऐसा प्रभाव जो बाहर की शक्ति से जुड़ा हो सकता था, या किसी परंपरा का दुष्प्रभाव। विवेक ने मुखर स्वर में कहा, ठीक है, 3 वर्ष, मैं तैयार हूं। दरबार में ताली कलश की गूंज के साथ एक नया अध्याय खुल गया। बाहर निकलते समय भीड़ ने कुछ उदासीन ताने दिए, पर माया ने उसकी बांह पकड़कर कहा, मैं साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। विवेक ने उस रात ऊंचाई पर बैठकर तारों की ओर देखा। इंद्रधनुष की तरह फैली रात के पार कुछ अजीब संकेत थे। उसके भीतर सुकून नहीं, पर तैयारी थी। अगले 3 साल उसकी जिंदगी की गिनती बन गई। हर प्राण व्यायाम, हर तप और हर युद्ध कौशल उसका भाग बनेगा। पर साथ में एक और काम भी उसे करना था, उस छिपे हुए कारण की खोज करना जो उसकी ऊर्जा को रोक रहा था। और यह खोज उसे उन धूल भरे पुस्तकों, पुराने कुरानियों और राजकथाओं तक ले जाएगी, जहां एक खुला सवाल था, क्या कभी किसी ने उसके वंश पर नजर रखी थी? ये था आरंभ, 3 वर्षों की शर्त और एक लड़का जिसका नाम अब केवल शहर के गलियों में नहीं, बल्कि भविष्य की गाथाओं में गढ़ना बाकी था।